हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आप सभी लोगों के ज़्यादातर कमेंट ये आ रहे थे कि आप लोगों को एक नया वीडियो चाहिए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कि प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाओ। तो ठीक है, कोर्स वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको थोड़ा होल्ड पे करते हैं। हालांकि उसके अंदर भी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेरा जॉइंट्स होने वाला था। तो जॉइंट्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, सो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट की। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसके लिए मैं एसक्यूएल का यूज़ करने वाला हूँ। सो द प्रोजेक्ट इज रिटेल सेल्स डेटा एनालिसिस। हमारे पास एक रिटेल स्टोर का एक डेटा रहेगा, उसके ऊपर हम लोग एसक्यूएल का यूज़ करके डेटा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है इसका आप पढ़ सकते हैं। टू एनालाइज रिटेल सेल्स डेटा यूजिंग एसक्यूएल टू अनकवर इनसाइट, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड प्रोवाइड एक्शनेबल बिजनेस रिकमेंडेशंस। सो गाइस, कोई भी एनालिसिस जब भी सक्सेसफुल माना जाता है जब हम उसके अंदर इनसाइट्स को देख के, ट्रेंड्स को देख के एक्शनेबल आइटम बना पाए। क्योंकि हाईलाइट जो है वो चीज़ें दिख जाती है, बट उस हाईलाइट से क्या मतलब है, उससे क्या एक्शनेबल लिया जाता है, वो एक हमारा प्रॉपर एनालिसिस क्या है। तो इसका कुछ फ्लो हमारा जो है इस प्रकार ही रहेगा। हम लोग पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी कि उस फॉर्मेट में लेके आएंगे जो कि आइडियल हो हमारे डीबी के अंदर स्टोर करने के लिए। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हम उस डेटा को माई एसक्यूएल के अंदर लोड कर देंगे। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट का एक थोड़ा सा ओवरव्यू है कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं और हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो डेटाबेस कैसे सेटअप करना है वो सीखने को मिलने वाला है हमें, कि हम लोग कैसे डेटाबेस बनाएंगे, कैसे टेबल बनाएंगे, कैसे उसके अंदर डेटा आएगा। सेकंड चीज़ है डेटा क्लीनिंग। हमेशा जरूरी नहीं हो हमें डेटा उसी फॉर्मेट में मिले, या उसके अंदर केवल वही वैल्यूज प्रेजेंट हो जो कि हमारे एनालिसिस के काम आने वाली है, या हमेशा करेक्ट वैल्यू ही हमारे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो। तो हम लोग वो सारी चीज़ें भी मेक श्योर करेंगे कि कैसे कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो फिर उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, कहीं नल वैल्यूज तो नहीं है। तो नल वैल्यू हैंडलिंग हम लोग चेक करने वाले हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये डेटा क्लिनिक का पार्ट है। अब इसके बाद आता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि है जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है गाइस, दैट इज योर ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो इसको करने के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। एक तो जो हम एसक्यूएल क्वेरीज लिख के करेंगे, दूसरा सिंपलर वे जो है कि एक्सेल में ही क्या कुछ फिल्टर्स लगा के, कुछ पिवट लगा के मुझे कुछ पता चल सकता है क्या, या जरूरी है कि मैं हमेशा वो एसक्यूएल की बड़ी बड़ी क्वेरीज ही लिखूँ और फिर इनसाइड निकालूँ और आगे रिकमेंडेशन। तो दोनों चीज़ें देखी जाएगी। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने लिखी हुई है बिजनेस इनसाइट्स, उसमें हम लोग बिजनेस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी, कस्टमर्स, जेंडर, एज वाइज वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें भी देखने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें अभी मेक सेंस नहीं कर रही होगी, पर जब डेटा देखोगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आएगी। तो इस प्रकार से कुछ मेरे पास डेटा है, ट्रांजेक्शन आईडी है, सेल्स डेट है, ये जो जेंडर वगैरह वहाँ लिखे थे ना ये सारी चीज़ें, वो क्या है उसका मतलब ये देख के कुछ समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो भी। ठीक है, बताना कमेंट्स के अंदर कि क्या उस पर भी दिख रहा था या जूम करने के बाद दिखने लगा है। तो ट्रांजेक्शन आईडी है मेरे पास, कस्टमर आईडी है, जेंडर है, एज है, यानी वगैरह वगैरह बतेरी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। बहुत चीज़ें हैं जिन्हें ढूंढ के आगे इंसाइट्स निकाली जा सकती है और उस इंसाइट से एक्शनेबल बनाया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो जो मेन चीज़ें हैं हमारी, ऐसा कुछ रिकमेंडेशंस का एक स्लाइड बनाएंगे कि भाई जो मैंने इंसाइट्स निकाली है उससे एक्शनेबल क्या हो सकता है। अगर तुम एक डेटा एनालिस्ट हो, तुम्हें कोई फर्म हायर करती है, ई कॉमर्स फर्म भी तुम्हें अगर हायर कर लेती है कि भाई साहब ये मेरा डेटा है, इसको देख के बताइए कि भाई मेरी सेल्स जो है कुछ थम सी गई है, जो समा है बिल्कुल रुक सा गया है, आगे कुछ बड़ा नहीं, बढ़ोतरी नहीं हो रही है धंधे के अंदर, तो क्या किया जाए। तो दिखता तो इतना उसको भी होगा कि भाई मेरी शर्ट ज़्यादा बिक रही है या मेरा सलवार ज़्यादा बिक रहा है, परंतु आगे जो है दूसरी चीज़ें वो जो है कुछ हिडन जो ट्रेंड्स है डेटा के वो खींच के निकालना, वो हमारा कार्य है। आई होप आप लोग को एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि एक सेल्स का डेटा एनालिसिस हम करने वाले हैं। कुछ हमारे ये चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट के दौरान हम सीखने वाले हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या होने वाला है कि इसके अंदर में एसक्यूएल और एक्सेल दोनों का यूज़ करके आपको इस प्रोजेक्ट को जो है प्रोसीड करेंगे। तो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड और आप इस वीडियो को प्यार दिखाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे हाथ गंदे करते हैं, डेटा के अंदर चलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अब हम डेटा के ऊपर। तो ये मेरा डेटा है जो कि ये फाइल जो है मैं आपको गिटहब के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा।
तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका गिटहब का लिंक रहेगा, जहाँ से जाके आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे वहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट जो है अच्छे से एक्सप्लेन रहेगा, जो कि इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे कैसे वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है और कैसे आपने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है वो आपको दूसरे स्टेक होल्डर्स को कैसे प्रेजेंट करना है। तो इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि हम लोग कैसे एक प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है उसको शोकेस कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए आगे चलते हैं इस वीडियो के अंदर। और अगर आपने शुरू के 5 मिनट देख लिए तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट होगा इस प्रोजेक्ट में, और आप लोग यहाँ तक आए हैं तो आपको जानना जरूर होगा कि क्या करने वाला है। ठीक है, तो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये मेरे पास डेटा आ गया, तो उसके अंदर मैंने सेकंड चीज़ मेंशन करी थी कि भाई डेटा क्लीनिंग करके करेगी, और मैंने कहा था क्लीनिंग जो है ये सब जो है मैं आपको एक्सेल और एसक्यूएल दोनों में से दिखाऊंगा। तो एक्सट्रैक्ट तो कर लिया है डेटा, अब इसको ट्रांसफॉर्म करने की बारी है। तो देख लेते हैं पहले कि सब चीज़ें सही है कि नहीं। तो जो मेरी ट्रांजेक्शन आईडीज़ है, पहले तो मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पता चल गए, 2000 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अब मैं जो है इसके ऊपर फ़िल्टर लगाता हूँ, ए से लेके के की हेडिंग सेलेक्ट करूँगा और इस पे फ़िल्टर लगा दूँगा। थोड़ा सा ईडीए यहाँ से भी हो सकता है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ये न्यूमेरिक फॉर्मेट के अंदर है, सारी चीज़ें जो है ये न्यूमेरिक है, ठीक है। डेट है, डेट फॉर्मेट के अंदर है ऑलरेडी, तो ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके फ़िल्टर को ड्रॉप डाउन करूँगा तो मुझे पता चलेगा 2022 और 2023 का डेटा है। 2022 के सारे महीने हैं, 2023 के भी सारे महीने हैं, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि मेरी डेट रेंज जो है 2022 से 2023 तक की है। ठीक है, फिर आता है कस्टमर आईडी, तो ये भी ठीक है, कस्टमर आईडी है, ठीक है। कोई भी नल वैल्यू नहीं दिखेगा, गाइस अगर कहीं पे भी नल वैल्यू होती बीच में डेटा के तो मुझे ब्लैंक करके दिखता, ठीक है। कहीं पे भी मुझे ब्लैंक जो है अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुआ है, अगर कुछ होता तो ज़रूर ब्लैंक करके मुझे या एन करके दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है टाइम और डेट में। कस्टमर आईडी तक नहीं दिखाई दिया। जेंडर मेरे पास दो है, फीमेल और मेल, कोई तीसरा कोई डिस्क्रिपेंसी डेटा के अंदर नहीं है। एज ब्रैकेट्स देखते हैं, तो ठीक है 18 से शुरू हो रहा है मेरा, और ओके इसमें ब्लैंक है गाइस। सो इसमें मेरे को ब्लैंक दिख रहा है, तो केवल ब्लैंक वाला रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं, ओके। सो इतने सारे रिकॉर्ड्स के लिए एज यहाँ पे नहीं है। तो जब हम इसको भी एसक्यूएल में लोड करेंगे उसके अंदर हम लोग चेक करते हैं कि कैसे ये नल वैल्यूज को हैंडल करना है, ठीक है। तो मुझे एक्सेल से पता चल गई है काफ़ी चीज़ें। कैटेगरी मेरे पास 3 है, ब्यूटी, क्लोथिंग, ये ऐसे ही आप करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे भी ब्लैंक है तो यहाँ पे भी नल वैल्यूज मुझे मिल रही है, यहाँ पे भी नल वैल्यूज है, प्राइस पे भी है, और इधर भी है, इधर भी है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर समय डेटा जो है जैसा हमें चाहिए होता है वैसा नहीं मिलता। तो ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से मेरा डेटा है, ये फाइल नेम है मेरे इसका, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं सीधे माइस्क्यूएल वर्कबेंच के अंदर। यहाँ पे जाऊँगा, सो आपको अपना वर्कबेंच खोल लेना है, उसमें अपना ये स्कीमा लोड कर लेना है। सो दिस इज नन ऑफ आर, अभी ये हमारे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, मैं नया फाइल खोलता हूँ एक, ठीक है। अब जो है मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक स्कीमा बनाऊंगा, ठीक है, न्यू स्कीमा। इसका नाम मैं दे दूंगा रिटेल एनालिसिस, ठीक है। इसको अप्लाई कर देंगे, अप्लाई ऑब्जेक्ट चेंज, तो ठीक है, मेरा एक नया स्कीमा बन गया है जो कि है रिटेल एनालिसिस। अप्लाई एंड फिनिश, रिफ्रेश, और ये आ गया मेरा रिटेल एनालिसिस। अब इस रिटेल एनालिसिस के अंदर मुझे टेबल बनानी है, तो मैं जाऊंगा यहाँ से क्रिएट टेबल के अंदर, या ठीक है, या फिर पुरानी कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। टेबल डेटा इंपोर्ट पे मैं गया हूँ, क्रिएट टेबल के अंदर नहीं, सॉरी, मैं गया हूँ यहाँ से किसमें, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड में। इससे क्या होगा कि जो मेरी एक्सेल फाइल है ना, मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, और सारे जो डेटा टाइप्स है वो ऑलरेडी उनको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से यार चलो चलते हैं, कहाँ पे था, कहाँ पे था, यहाँ पे है, ऑफ कोर्स ये मेरी फाइल है, इसको ओपन किया, .csv है, ठीक है। नेक्स्ट पे गया, कोई एग्जिस्टिंग टेबल नहीं है, मैं नई टेबल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो टेबल का नाम क्या देंगे अब हम लोग, टेबल का नाम दे देते हैं रिटेल डेटा, ठीक है। ये मैंने दे दिया। ड्रॉप टेबल अगर कोई एग्जिस्ट करती हो तो ड्रॉप कर दो उसको,
अब देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, सेल डेट को टैक्स ले लिया है, जिसको हम लोग कर देंगे क्या, डेट टाइम भी रही, डेट टाइम भी रही। ओके, डबल 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 डेट नहीं दिख रहा है इसमें खाली। ओके, इसको डेट टाइम कर देंगे, सेल टाइम को भी हम लोग डेट टाइम कर देंगे। ओके, यहाँ से मैं सेल टाइम जो है डेट टाइम, और यहाँ से मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ उसका सेट, सो दिस विल बी फॉर्मेट फॉर दिस। ओके, और सेल डेट को जो मैंने डेट टाइम दिया है अलग फॉर्मेट रहेगा, ये अलग फॉर्मेट रहेगा। अभी के लिए सेल डेट को मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, दैट इज ओके, दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। कस्टमर आईडी को इसकी ज्योमेट्री दिया है नहीं, कस्टमर आईडी जो है मेरा इंटीजर रहेगा, जेंडर टेक्स्ट इंटीजर, क्वांटिटी इंटीजर, प्राइस पर यूनिट मेरी फ्लोट हो सकती है तो यहाँ पे उसको डबल कहते हैं, सीओजीएस भी डबल में आ सकता है और टोटल सेल्स भी डबल के अंदर आ सकती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो अब ये इंपोर्ट होगा, जितने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं या पॉज करते हैं। अब जो है हमारा डेटा लोड हो चुका है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया था डायरेक्टली, तो हम लोगों को कोई भी इंसर्ट इनटू कमांड चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना हमें टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल कमांड करने की जरूरत पड़ी। बट ऑल दो आप लोग के रेफरेंस के लिए जो मैं गिटहब के ऊपर प्रोजेक्ट अटैच कर दूंगा, उसके अंदर आपको जो है डेटाबेस सेटअप की क्वेरीज मिल जाएगी कि कैसे मैंने डेटाबेस बनाया है और कैसे हम लोग उसके बाद उसके अंदर टेबल बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने कैसे डेटा इंपोर्ट करने वाले हैं। ओके, तो जब मैं आपको इसके साथ गिटहब का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच मिलेगा आपको, तो उसके अंदर डेटाबेस सेटअप की क्वेरीज मिल जाएगी। तो अब मेरा सेकंड स्टेप आता है जो कि है डेटा क्लीनिंग। तो चलिए चलते हैं एसक्यूएल वर्कबेंच की तरफ। तो सबसे पहले मैं टोटल रिकॉर्ड्स चेक कर लेता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना रहेगा, सेलेक्ट काउंट स्टार या काउंट वन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे कुछ भी वैल्यूज रहेगी काउंट वन, यानी कि सारी वैल्यूज जो रहेगी वो उठाएगा। ठीक है, तो मेरा है रिटेल एनालिसिस, मेरा स्कीमा है, उसके अंदर मेरी टेबल का नेम है रिटेल डेटा। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो 1987, अब आपने एक चीज अगर नोटिस करी हो तो यहाँ पे जब हमने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखे थे तो वो कितने आए थे, यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन्स मेरे आए थे 2000, बट यहाँ पे कितना दिखा रहा है 1987। तो इसका क्या मतलब है, इसने ऑलरेडी वो 13 रिकॉर्ड जब ये इम्पोर्ट कर रहा था जिसके अंदर नल वैल्यूज थी वो हटा दी है। ठीक है, ये किसका बाय डिफॉल्ट एक फीचर है MySQL का, जहाँ उसको वो नल वैल्यूज मिली, इसने वो डेटा इंसर्ट ही नहीं किया, वो डेटा को इसने ऑलरेडी डिस्कार्ड कर चुका है। ये ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आगे जब चेक लगाएंगे तो चेक करते हैं। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि मेरे यूनिक कस्टमर्स कितने हैं। तो कस्टमर्स के लिए मेरे पास क्या है कॉलम नेम, वो कॉलम नेम है मेरा कस्टमर आईडी। तो ठीक है, सेलेक्ट यूनिक करने हैं। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा क्या, डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी, सेलेक्ट काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी। ठीक है, कस्टमर आईडी फ्रॉम, यही मेरा एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा इससे मुझे कि मेरी डिस्टिंक्ट कस्टमर्स कितने हैं 1987 में से। ठीक है, तो 155 मेरे जो है वो डिस्टिंक्ट कस्टमर्स, जैसे मुझे पता चल रहा है 155 कस्टमर्स का ओवरऑल डेटा है जिसके अगेंस्ट में उन्होंने 2000 के आसपास परचेज करी है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप है मेरा कि क्या कोई भी नल वैल्यू इसके अंदर है। तो अब यहाँ पे मुझे नल वैल्यू किस किस के अंदर मिल रही थी, सबसे पहले मुझे नल वैल्यू मिली थी एज के अंदर। ठीक है, तो एज, ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो अब एक तरीका बताता हूँ, यहाँ पे तो हम लोगों ने फिल्टर लगा के चेक कर लिया था कि किस किस के अंदर नल वैल्यू है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये। अब यहाँ पे मैं वेयर कंडीशन लगाऊंगा, वेयर के अंदर एक एक कॉलम उठाता चला जाऊंगा कि मुझे कहाँ कहाँ नल मिल सकता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग जो है इसका स्कीमा एक बार खोल लेते हैं।
तो ये कुछ आ गया, ठीक है। कॉपी फील्ड नेम ये, क्योंकि जो मैंने डायरेक्ट इंपोर्ट करी है तो वो नाम थोड़ा सा ऐसे आया है, ठीक है। इज नल, या फिर यहाँ पे नल हो और लास्ट पे जाते हैं सेल डेट सेल टाइम, ओके, और सेल डेट और सेल टाइम इज नल, और आगे चलते हैं। और क्या कॉलम है मेरे पास, कस्टमर आईडी, जेंडर, एज, कस्टमर आईडी इज नल और जेंडर इज नल और एज इज नल और COGS इज नल। ऐसे सेवरल में अपने जो है वो दे दूंगा यहाँ पे कि जो भी मेरी चीजें हैं, जितने भी मेरे कॉलम नेम है वो यहाँ पे दे देगी, ठीक है यार। थोड़ा सा कम्बरसम है, टाइम कंज्यूमिंग है, पर हाँ करना पड़ता है क्योंकि मुझे चेक करना है कि क्या कहीं पे मेरी नल वैल्यू है क्या। तो क्वेरी रन हो गई है, तो आप देख सकते हो 0 रोज रिटर्न, यानी कि कोई भी नल वैल्यू एज ऑफ नाउ इस डेटा के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो अब बात करते हैं एक सिनेरियो की कि अगर ये नल होती इसमें से कुछ भी वैल्यू, तो हम क्या क्या करते। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देते हैं, हम लोग डिलीट कर देते हैं वो जगह, वो रिकॉर्ड्स जहाँ पे भी मुझे नल मिलता, डिलीट करता फ्रॉम दिस टेबल जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो उससे क्या होता, मैं अपनी मिसिंग वैल्यूज या नल वैल्यूज को हैंडल कर लेता और उनको डिलीट कर देता। एक दूसरा तरीका इसको हैंडल करने का ये होता है कि हम लोग वहाँ पे एवरेज वैल्यूज उसको रिप्लेस कर देते हैं। जहाँ जहाँ मुझे भी नल वैल्यू मिलेगी, अगर कोई भी वैल्यूज मिलती तो आई वुड हैव अल्टर द टेबल और अपडेट कर देता उन रिकॉर्ड्स को क्या, एवरेज वैल्यूज से, जो भी इस डेटा सेट के अंदर उस पॉसिबल कॉलम की जो भी एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। तो आई होप सेकंड स्टेप आपको क्लियर है, जो कि था मेरा क्लियरिंग। अब चलते हैं बिजनेस प्रॉब्लम्स की तरफ। तो आई होप दोस्तों आपको अभी तक मजा आ रहा होगा, यहाँ तक रुक गए हो तो यार अब बेसिक चीजें शुरू होने वाली है। जो एक डेटा एनालिस्ट का काम है वो यहाँ से शुरू होने वाला है। तो अब अपनी बुद्धि को जो है, बुद्धि के सारे द्वार खोल लो और स्टार्ट करते हैं अब हम लोग एनालिसिस करना कि क्या क्या चीजें हम इसके ऊपर कर सकते हैं। तो बेसिक ईडी हमने परफॉर्म कर दिया है कि कितने मेरे पास टोटल रिकॉर्ड्स थे भाई, तो मुझे 1987 रिकॉर्ड्स आए थे मेरे, ठीक है। ये सब चीजें याद रखने वाली, तो ये सब चीजें कहीं पे हम लोग लिखते जाते हैं, इसको फिल करते कहीं पे, ठीक। सो मैंने यहाँ पे कुछ बनाया था, डेटा क्लियरिंग में कर चुका हूँ। ईडीए जो है अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से फाइंडिंग्स हम लोग हमारी करने वाले हैं, तो यहीं पे ऐसे ही कुछ पॉइंटर्स बना के हम लोग लिख सकते हैं जब हम हमारी समरी बनाने वाले होंगे, ठीक है। तो टोटल रिकॉर्ड्स मेरे पास कितने हैं, दैट इज 1987। मेरे पास यूनिक कस्टमर्स कितने हैं पूरे रिकॉर्ड्स में, यूनिक कस्टमर्स मेरे पास है 155, ठीक है। तो चलिए अब आगे की चीजें स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय ईच प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। तो क्या है मेरे पास कैटेगरी कॉलम है, यस है। तो एक चीज देख लेते पहले, मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज कितनी कितनी है। तो अगर मुझे वो देखना है कि मेरे पास कितनी डिफरेंट कैटेगरीज है, तो आई विल सेलेक्ट 16 डिस्टिंक्ट कैटेगरी फ्रॉम रिटेल डेटा। तो भैया 3 कैटेगरीज है, क्लोथिंग, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अगेंस्ट में किस प्रोडक्ट से मेरे पास कितनी सेल आई है वो चीजें जाननी है, तो उससे मुझे पता चलेगा कि मेरा टॉप कैटेगरी क्या है, ठीक है। इसमें सिंपली मैं सेल निकाल रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू जनरेट निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट वगैरह इसमें से कुछ जनरेट जितना हुआ है वो नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा क्या, कैटेगरी, कॉमा, सब ऑफ, क्या करने वाले हम लोग, डिस्टिंक्ट या टैग स्टार करते हैं ताकि हमारे कॉलम नेम्स जो है हम एक जगह से तो देख पाए। टोटल सेल, ठीक है। मैं टोटल सेल का सम कर लूँगा एज रेवेन्यू फ्रॉम वही जो हमारी बेसिक टेबल है ये, ठीक है। तो सबसे सिंपल और बेसिक सवाल है, बट हाँ इससे कुछ एनालिटिक इंसाइट निकल के आते हैं, ओके ओके। तो ग्रुप बाय करना भूल गया था गाइस, कोई भी हमेशा याद रखिएगा, कोई भी मेरा एग्रीगेटेड फंक्शन होगा वो बिना ग्रुप बाय के नहीं चलेगा। मैंने यहाँ जो गलती की है
उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसको मैं ऑर्डर बाय करना चाहूँगा किससे, रेवेन्यू से। लेट्स सी, ओके, मुझे देखना टॉप परफॉर्मर कौन सा था, तो ऑर्डर बाय किससे कर दूंगा, डिसेंडिंग से, तो जो मुझे है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जिस कैटेगरी से आया होगा वो पता चल जाए। सो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इज माई टॉप परफॉर्मर, ओके। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट कैटेगरीज जनरेटिंग द मोस्ट रेवेन्यू, तो इसका आंसर मुझे मिल गया है। इसका आंसर मेरा क्या है, सो आंसर फॉर दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स। सो अब आपके लिए एक होमवर्क ये है कि अगर मुझे इसको ये चेक करना रहता, इसको डिवाइड करके मुझे इसका परसेंटेज निकालना रहता डिवाइड करके टोटल सेल से, तो कैसे मैं वो कर पाता। सो हाउ वुड आई हैव डन दैट। उसके लिए आपको एक हेल्प देता हूँ छोटा सा, सीटी का यूज भी कर सकते हो, सब क्वेरी का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। टॉप 5 कस्टमर्स, या फिर हम लोग इस वीडियो के एंड के अंदर उसको डिस्कस करते हैं। टॉप 5 कस्टमर्स कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टू द सेल्स, तो मुझे कस्टमर आईडी वाइज चाहिए टॉप 5 कस्टमर्स, ओके। तो मैं क्या कर दूंगा, सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट कस्टमर आईडी सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, कॉमा, और मोस्ट टू द सेल्स, तो वही सम ऑफ टोटल सेल्स, टोटल सेल एज रेवेन्यू इसको नाम दे देंगे, अभी एज रेव दे रहा हूँ फ्रॉम ये, ठीक है। अब ग्रुप बाय कैटेगरी नहीं होगा, ग्रुप बाय होगा कस्टमर आईडी के ऊपर, कस्टमर आईडी, ठीक है। और ऑर्डर बाय रेव DESC, और लिमिट कर दूंगा 5। तो इससे मुझे क्या होगा कि टॉप 5 कस्टमर्स जो है मेरे इन टर्म्स ऑफ वो रेवेन्यू मिल जाएंगे। तो 31524 ये है। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट अगर बनाते हैं, अगर क्वेश्चन मेरे पास ये रहता, क्वेश्चन 2A, कि मुझे जानने हैं टॉप कस्टमर इन ईच कैटेगरी, कैसे कर देता, सोचिए। मुझे हर कैटेगरी वाइज जो है कस्टमर चाहिए था, कि हर कैटेगरी का मुझे वो टॉप निकल के आ जाए। तो उसके अंदर हम लोग यूज कर सकते थे विंडो फंक्शन का, जो कि होता है हमारे रैंक वगैरह, इन सब चीजों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथड कैसे करना है, चलो एक करके देख लेते हैं। हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या, कस्टमर आईडी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कस्टमर आईडी। उसके बाद हम इसको रैंक कर देंगे किसके ऊपर, रैंक ओवर पार्टीशन लगाएंगे हम लोग, किस पे करेंगे, पार्टीशन बाय, क्या चाहिए मुझे, ईच कैटेगरी चाहिए, तो ठीक है, कैटेगरी वाइज कौन से टॉप कस्टमर्स है वो मुझे पता चल जाएगी, ठीक है। और ऑर्डर बाय क्या करने वाला हूँ मैं, ऑर्डर बाय करने वाला हूँ भैया सम ऑफ टोटल सेल्स को, क्या डालने वाला हूँ, डिसेंडिंग में डालना, भाई डिसेंडिंग के हिसाब से चाहिए मुझे, इज आर एट फ्रॉम, ठीक है। देखते हैं इससे क्या आउटपुट आता है, सही है गलत है क्या चलता है, ओके, लगा ही था ग्रुप बाय करना ना भूल गया। ओके, सेलेक्ट दिस कंटेंट और एग्रीगेट फॉलो डिटेल, ओके, ओके ओके, ग्रुप बाय करना है, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, एग्री कस्टमर आईडी, ठीक है। कस्टमर आईडी और वो डालना भूल गए थे। तो इसके अंदर मुझे डिस्प्ले करानी चाहिए थी कैटेगरी, एक्चुअली मैंने कस्टमर आईडी डिस्प्ले करा दी, यहाँ पे मुझे कैटेगरी डिस्प्ले करानी चाहिए थी साथ साथ, सो दैट मैं देख पाऊँ कि किस कैटेगरी में क्या रैंकिंग है उसकी, ठीक है।
देखिए ब्यूटी के अंदर कस्टमर आईडी 1 2 3 4 5। वाह। अब अगर मैं इसी के साथ साथ यहाँ पे करा लेता हूँ क्या डिस्प्ले, एक चीज और डिस्प्ले करा लेते हैं जो कि है क्या, सम ऑफ टोटल सेल्स। तो क्लियर हो जाएगा कि जो रैंकिंग है कि वो सही आई है कि गलत आई है। तो देखिए रोल नंबर के साथ साथ ब्यूटी कैटेगरी के अंदर इस कस्टमर आईडी की रैंक 1 है क्योंकि इसने सबसे ज्यादा खरीदा है ब्यूटी के अंदर। ठीक है, ये ब्यूटी के लिए आ गया है, सब कुछ कैटेगरी ब्यूटी के लिए चल रहा है। अब इसके बाद क्लोथिंग स्टार्ट होता है यहाँ से, ब्यूटी 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 क्लोथिंग। क्लोथिंग के लिए फर्स्ट रैंक इस कस्टमर आईडी 5 की है। तो ऐसे करके मैंने जो है ये आपको इसी के अंदर एक नया कंसेप्ट सिखाया रैंक का। ठीक है, रैंक क्या करता है, आपको कोई आप एक पैरामीटर देते हो उसके हिसाब से रैंक करेगा डिफरेंट रोज कॉम्बिनेशन को। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पार्टीशन करा किसके ऊपर, कैटेगरी के ऊपर। और रैंकिंग किसके बेसिस पे करी है मैंने, वो रैंकिंग का जो मेरा क्राइटेरिया था वो क्या था, सम ऑफ टोटल सेल्स का। ठीक है, तो इससे मुझे क्या रिटर्न हुआ कि किस कैटेगरी वाइज कौन से कस्टमर ने सबसे ज्यादा खरीदारी करी है। ठीक है, इससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि क्या वो जो कस्टमर आईडी है वो पर्टिकुलरली किस कैटेगरी के अंदर इंटरेस्टेड है। तो उसके बाद मैं उसको पर्टिकुलर उस कैटेगरी का कैंपेन रन करके उसको उसी के एड्स दिखा सकता हूँ या मैं उसको वही प्रोडक्ट्स पुश कर सकता हूँ जिसके अंदर वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो ऐसे हम लोग टॉप 5 ले सकते थे ईच के। ठीक है, तो अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए हमें पहले तो ये पता करना था कि टॉप 5 कस्टमर्स हमारे कौन से हैं ओवरऑल के। तो वो हम लोग ऐसे पता कर लेते हैं 31524। ओके, टॉप 5 कस्टमर्स तो वो है मेरे 3, 1, 2, 5, 4। ये मेरे टॉप 5 कस्टमर्स आ गए। चलिए आगे चलते हैं ऐसे। विच जेंडर कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट टू द सेल्स रेवेन्यू। तो ये बेसिकली ग्रुप बाय के ही ज्यादातर क्वेश्चन अभी है, पर हाँ उसी तरीके से आप लोग बेसिक थोड़ी सी इनसाइड इनसे निकाल सकते हैं कि कौन सा एज ब्रैकेट क्या कर रहा है, कौन सा जेंडर सबसे ज्यादा खर्च करता है, तो किस जेंडर पे हमें फोकस करना चाहिए। तो यहाँ से वो सारी चीजें निकल के आ रही है। ठीक है, ये कर देते हैं एज रेव, फ्रॉम ले लिया ये, और ग्रुप बाय ले लिया। ठीक है, और ग्रुप बाय स्पेस पे अब की बार किस पे करेंगे, जेंडर के ऊपर। ग्रुप बाय जेंडर, और ऑर्डर बाय किसके ऊपर करना है, ऑर्डर बाय मैं करूँगा रेफ के ऊपर, DESC कर दूंगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि वो किससे हो रहा है सबसे ज्यादा। ओके, अरे DESC है, ठीक है, कुछ गड़बड़ होगी क्या। ओके, 2 बार फ्रॉम लिख दिया था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फीमेल ने करा है। अब है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टमर। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है मेरे लिए कि मैं अपने नीश कस्टमर्स को पहचानूं कि जो मेरे साथ शॉपिंग कर रहे हैं, जो मेरे एंड कस्टमर्स हैं, जो मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, किस एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं। अगर इसी डेटा के अंदर मेरे पास थोड़ी सी इनकम होती तो ये एज वाला एनालिसिस और अच्छा हो जाता, क्योंकि फिर मैं एक ग्राफ बना पाता कि क्या एज वाइज किसकी कितनी इनकम है और वो फिर वो कितना स्पेंड कर रहा है मेरे ऊपर। तो एक बहुत ही अच्छा डेविएशन हम लोग चेक कर सकते थे, मीडियन निकाल सकते थे। खैर अभी जो डेटा हमारे पास प्रेजेंट है उससे पहले एज के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं एज सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि एज के अराउंड ही एनालिसिस करना है। अब मुझे ये चेक करना है कि भाई मेरे पास किस एज ब्रैकेट के कितने डिस्टिंक्ट कस्टमर्स हैं। ठीक है, इससे मुझे क्या पता लगेगा कि मेरे सबसे ज़्यादा कस्टमर्स किस एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर बिजनेस, मतलब टू नो योर कस्टमर्स टू रन योर बिजनेस। ओके, साथ ही साथ अब मैं पहले चेक करूँगा क्या मेरा रेवेन्यू ये कितना आ रहा है। रेवेन्यू क्या होता है गाइज, जो कि मेरी टोटल सेल हुई है उसमें से मैं अपने कॉस्ट ऑफ गुड सेल COGS को माइनस कर लूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा रेव और ये हो गया मेरा यूनिक कस्टमर्स। ओके, ठीक है ना, हम लोग काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट कस्टमर्स भी निकाल रहे हैं, सम ऑफ ये भी निकाल रहे हैं कि ये है। ठीक है, फ्रॉम वही हमारी पुरानी जो हमारी
रिलायबल एक रिटेल की टेबल है, उसी रिटेल डेटा से हम लोग कर रहे हैं। गॉट इट। ग्रुप बाय करूंगा किसके ऊपर? बेसिकली डिस्टिंक्ट कस्टमर्स से और सेल रेवेन्यू से देखने से पता चलेगा कि क्या कि नंबर ऑफ कस्टमर्स और रेवेन्यू में कोई रिलेशन है। डज दे प्रोसेस एनी लीनियर रिलेशनशिप और देयर इज एनी अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप प्रेजेंट ओवर देयर, कि भाई भले कस्टमर कम है पर सेल ज़्यादा हो रही है उस एज ब्रैकेट के अंदर, तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि उस एज बकेट क्या है। सपोज अगर लाइक 35-40 है तो उस उम्र के अंदर जो है आदमी अच्छा कमा रहा होता है। तो ऐसे क्या चीज़ें निकल के आती है, वो सारी हम चीज़ें एज के इस चीज़ से देख सकते हैं। और यही अगर अभी हम एक्सेल पे कर रहे होते तो आई वुड डेफिनेटली हैव प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन डिस्टिंक्ट कस्टमर्स देन रेवेन्यू, उससे मुझे रिलेशनशिप पता चल जाती है। और ग्राफ में कौन सा यूज़ करता है? लीनियर ग्राफ या फिर स्कैटर प्लॉट का यूज़ करा जा सकता था। ठीक है, वो कभी और आगे सीखेंगे कि कौन से ग्राफ कब यूज़ करे जाते हैं। चलिए, तो अभी मैं ग्रुप बाय करूंगा किस पे? एज पे। सारा खेल ही किसका है? एज का। ऑर्डर बाय क्या करना चाहिए? मैं ऑर्डर बाय सबसे पहले मेरे को करना चाहिए रेवेन्यू पे। ठीक है, कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा किस पे है, और रेवेन्यू के बाद यूनिक कस्टमर्स पे करना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑर्डर बाय होगा मेरा रेवेन्यू पे। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जिसका होगा वो आदमी आगे आएगा, वो एज ब्रैकेट आगे आएगा। सबसे पहला वो एज ब्रैकेट रहेगा। ओके, अभी गलती हो जाती है गाइस, DESC नहीं लगाया था, DESC नहीं लगाएंगे तो उल्टा रिजल्ट आता। ठीक है, सेलेक्ट किए, रन करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ कहानी बयां हो रही है मेरी। सो लेट्स सी। तो रेवेन्यू और यूनिक कस्टमर्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ओके, तो अगर मैं 24 और ये देखूं, ओके, चलिए इसको एनालाइज करते हैं एक्सेल के अंदर एक बार। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, CSV रखते हैं, SQL प्रोजेक्ट्स के अंदर ही हम इसे एज एनालिसिस का नाम देते हैं। ठीक है, केवल एक SQL के थ्रू ही आप कभी भी प्रॉपर डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे टूल की कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, सो क्या ये एक्सपोर्ट हो गया? लेट्स सी, यहाँ एज एनालिसिस मेरी बन गई है। ओके, तो सबसे पहले इसको ये करते हैं, एज होगी, ये होगी, ये होगी, ये हो गया है। ओके, तो सबसे पहले मैं यूनिक कस्टमर्स के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ। ओके, तो यूनिक कस्टमर्स, उसके बाद में रेवेन्यू पे लगाता हूँ। पहले रेवेन्यू पे मैं जो है उसको डॉट कर लेता हूँ एंड ये कर लिया, फिर इसमें से इसका जो है डॉट वाला पार्ट हटा देते हैं। उसके बाद इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पर भी लगाई जाती है। तो जो एज नंबर मेरा 43 है, अगर आप देखोगे बेसिकली डेटा के हिसाब से, तो जो मेरा 43 का जो एज ब्रैकेट है, जिनकी एज 43 एज में है, उसमें 53 यूनिक कस्टमर्स है और सबसे ज़्यादा जो है मेरा सेल्स उधर से ही हो रहा है। ठीक है, तो जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में आया है। आई थिंक देयर इज सम एरर, आई हैव मेड सम मिस्टेक। तो क्या मिस्टेक हुई वो आप लोग पता करिएगा कि क्या गड़बड़ हो रहा है। वो डिसेंडिंग में जो आना चाहिए था वो नहीं आके डेटा असेंडिंग के अंदर ही ऑर्डर बाय के अंदर आया है। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि जो मेरा एज ब्रैकेट 43 है उसके अंदर ही मेरे सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं और उन्हीं से मुझे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, आगे बहुत चीज़ें की जा सकती है इस पर। अभी तो हमने सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के चीज़ें चेक करी है। चलिए, सीजनल ट्रेंड्स और पैटर्न इन सेल्स बेस्ड ऑन सेल डेट्स।
तो ये जो चीज़ है, जैसे अभी मैंने एज का निकाला, सेम यू कैन डू दैट कि हम लोगों कौन से महीने में कितने मेरे यूनिक कस्टमर्स आए हैं, उन यूनिक कस्टमर्स ने कितनी सेल्स दी है हमारे को, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी एज के लिए किया, सेम आई वुड एक्सपेक्ट कि आप किसके लिए करेंगे, मंथ्स के लिए करेंगे। सो दिस विल बी अ होमवर्क फॉर यू। और जो क्वेरी है मुझे लिख के बताइए, स्क्रीनशॉट अटैच कीजिएगा बकायदा कि क्या रिजल्ट आपका निकला। ठीक है, आगे चलते हैं। मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड सीओजीएस। तो हमारे पास पहले तो डिफरेंट कैटेगरीज की थी, हमने पहले एक्सेल में भी देखा था कि हमारे पास 3 के आसपास कैटेगरीज आ रही थी, बट ठीक है पहले एक बार चेक कर लेता हूँ मैं पहले कि भाई मेरे पास कैटेगरी क्या क्या प्रेजेंट है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी में कैटेगरी फ्रॉम हमारी वही रिलायबल टेबल, दैट इज आर रिटेल टेबल। ठीक है, तो क्लोथिंग, ब्यूटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये आता है मेरे पास। ओके, सो नाउ व्हाट आई वांट अगेंस्ट इट, मुझे चाहिए रेवेन्यू की टर्म्स में। रेवेन्यू का फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया, सम ऑफ टोटल सेल माइनस सीओजीएस। ओके, एंड इसको भी और थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए आई वुड राउंड इट अप। राउंड कर दो, इसको राउंड कर दो कितनी डिजिट तक में, राउंड इट अप टू ओनली 2 डिजिट्स। उसको मैं कहता हूँ कि भाई 2 डिजिट में राउंड करके मुझे दिखा एज रेव फ्रॉम ये। और जब भी कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे तो ग्रुप बाय तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर आएगा ही आएगा, साथ में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ऑर्डर बाय कर देता हूँ भाई रेव से, और DESC कर देता हूँ ताकि जो है मुझे सबसे पहले जो दिखे वो सबसे ज़्यादा वाला दिखे, राइट। सो लेट्स डू इट। ओके, सो हियर आर द रिजल्ट गाइस। सबसे ज़्यादा मेरा क्लोथिंग कैटेगरी में आता है। तो क्या मेरे डिस्टिंक्ट कस्टमर्स भी सबसे ज़्यादा क्लोथिंग कैटेगरी में ही है क्या? लेट्स सी दैट ऑल्सो। दिस इज़ अ जनरल नोशन कि यहाँ से मुझे आ रहा है तो वो सबसे ज़्यादा यहीं पे होंगे। ओके, यस, सबसे ज़्यादा मेरे यूनिक कस्टमर्स जो हैं वो क्लोथिंग कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। हालांकि अब अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको मैंने एक स्लाइड दिखाई थी जो मेरी, ठीक है, ओके, ये इट इज। तो इसमें क्या था कि फोकस ऑन मार्केटिंग ऑन हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट कैटेगरीज। बट अगर यहाँ देखा जाए तो मेरी जो तीनों कैटेगरीज है उसमें 149, 144, 141 तीनों में बहुत टाइट कंपटीशन है। तो यहाँ से हमें क्या एक रीजन निकल के आता है कि ठीक है क्लोथिंग कैटेगरी तो अच्छी चल ही रही है, वो कस्टमर्स को हम प्रीमियम ऑफर्स दे सकते हैं, बट हमें पुश करने की जरूरत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर मैं थोड़ा सा पुश करूँ तो इट वुड मैच द लेवल ऑफ क्लोथिंग कैटेगरी। ठीक है, तो ये चीज़ें करने की हमें ज़रूरत है। हो सकता है कुछ ऐसे कस्टमर्स हो जो इन दोनों के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो वो जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगा कि हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रखना है कि जो कस्टमर्स क्लोथिंग में हैं वो सिर्फ क्लोथिंग के अंदर ही है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्यूटी में ना गिने, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही गिना जाए, फिर वो ब्यूटी में ही गिना जाए। तो दैट डिपेंड्स अपॉन न्यूमरस कॉम्बिनेशन। हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि मिनिमम जो है उसका निकाला जाए, ईच कस्टमर का मिनिमम डेट क्या है, और उस मिनिमम डेट पे जो उसका कैटेगरी था फिर उसको उसी के अंदर काउंट किया जाए। दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट आई थिंक आई शुड कवर इन एन सेपरेट वीडियो। तो इसमें केवल हम यही वाला चीज़ देखेंगे कि कैसा कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सब क्वेरी और विंडोज फंक्शन का कंसेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर बताया था। ओके, तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखने में बहुत सिंपल लगेगा कि कैलकुलेट क्वेरी, मतलब राइट एसक्यूएल क्वेरी टू कैलकुलेट द एवरेज सेल फॉर ईच मंथ, फाइंड आउट द बेस्ट सेलिंग मंथ इन ईच ईयर। अब अब इसको जो है अगर हम लोग सिंपल अप्रोच से करना चाहेंगे तो कोई भी जो है सिंपली ईयर निकाल लेगा, उस पर ग्रुप बाय करके हो गया काम। बट ऐसा नहीं करना, देखते हैं। दिस इज अ डिसीविंग एंड अ ट्रिकी क्वेश्चन। सो आई वुड सेलेक्ट ईयर
कॉमा मंथ कॉमा एवरेज सेल, ठीक है, फ्रॉम किस में से सिलेक्ट करने जा रहा हूँ मैं, अब शुरू होगा मेरी सब क्वेरी का पार्ट। ठीक है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा क्या, सेलेक्ट ईयर, किस में से, सेल डेट में से, सेल डेट एज ईयर, कॉमा मैं क्या सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, मंथ, किस पे से, सेल डेट पे से, एज मंथ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एवरेज सेल्स कैलकुलेट करने वाला हूँ। क्या करने जा रहा हूँ मैं, एवरेज सेल्स कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, एवरेज ऑफ टोटल सेल एज एबीजी सेल। अब जो है क्योंकि मुझे ईयर के अंदर बाइफर्केशन चाहिए तो मैं इसमें रैंक दूंगा ओवर, ठीक है, किस विंडो पे देना है, पार्टीशन करूंगा किस बेसिस पे, पार्टीशन बाय मेरे को करना है ईयर के बेसिस पे, ईयर में से बेस्ट मंथ निकल के आए बाय ईयर, कॉमा सॉरी कॉमा नहीं, ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय किसके ऊपर करेंगे, ऑर्डर बाय हम करेंगे एवरेज सेल्स के ऊपर। ठीक है, समझ रहे आप ये चीज़ क्यों करी गई है कि अब मैं इसको रैंक करूंगा इसको, तो सपोज 2023 एक मेरा ईयर है, उसके अंदर मेरे महीने जो है रैंक हो जाएंगे कि कौन एवरेज सेल्स के बेसिस पे कि किस महीने में सबसे अच्छी सेल आई। ऐसे मान लीजिए 2022 का डेटा है, 2023 का डेटा है, जितने भी महीने का हमारा साल का डेटा हमारा वो इसमें हो जाएगा, जो कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर देखा था कि ईडीए जब हमने इसके ऊपर करा था, परफॉर्म करा था, तो मिनिमम और मैक्सिमम डेट क्या है। ठीक है, और अगर नहीं क्या है, हमने कहीं मतलब मैंने एक्सेल में देखा था। सो वी कैन डू दिस एज ऑफ नाउ ओनली, कि सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कब से कब तक का डेटा है, मिनिमम ऑफ सेल डेट एंड कॉमा मैक्सिमम ऑफ सेल डेट, इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी रेंज कितनी है। ठीक है, ये यहाँ से लिया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, और ये फ्रॉम लगाना भूल गए, देखिए अब लग गया है। मिनिमम है 2022 और 12/31 2023, तो 2022 का पूरा डेटा है, 2023 का पूरा डेटा है, और इस कॉलम को मैं नाम ले दूंगा एज आर एन। तो मुझे टॉप मंथ परफॉर्मिंग मंथ चाहिए, ठीक है, बेस्ट सेलिंग मंथ चाहिए। ओके, और यहाँ लिखना भूल गया मैं, DESC डिसेंडिंग में उसको रैंक कीजिए, और ये किससे उठाएगा भाई, वही हमारी ओल्ड होल एंड सोल टेबल फ्रॉम ये, फ्रॉम दिस वेयर RN इज इक्वल्स टू 1। चलिए लेट्स सी क्या रिजल्ट निकल के आता है। इसके अंदर एक सब क्वेरी भी हमने यूज करी है, और उसके अंदर ही हमने विंडो फंक्शन का भी यूज करा है, सो इट वाज अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। ओ, टेबल को नाम नहीं दिया, इसको नाम दे देते हैं T1। ओके, in aggregate query to the select contains a non-aggregated full group by ग्रुप बाय करना भूल गए हम लोग, ईयर कॉमा मंथ के ऊपर ग्रुप बाय करना रहेगा, क्योंकि हमने एग्रीगेट फंक्शन एवरेज यूज किया है वहाँ पे। तो ठीक है, तो ये आ गया है कि भाई 2027 के अंदर 2022 के अंदर सबसे अच्छा महीना जिसके अंदर सेल्स हुई थी वो था 7th मंथ, दैट इज योर जुलाई, और 2023 के अंदर सबसे अच्छी एवरेज सेल्स हुई थी जो हुई है मेरी फेब के अंदर। ओके, तो RN हमने यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ है इसका। ठीक है, अगर ट्रांजेक्शनल डेटा आपको देखना है तो एक बार ये भी चला देते हैं। तो दिस इज द ट्रांजेक्शनल डेटा। ओके, 2022 का, और ये ऐसे तो ये हमें समझ में यहाँ से आता है। टॉप 5 कस्टमर बेस्ड ऑन हाईएस्ट टोटल सेल्स, दिस विल बी योर होमवर्क। बहुत इजी है, कैसे करना है अब मैं बता चुका हूँ गाइज। ओके, सो अगर आप वीडियो के अंदर अभी तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। इसका मतलब लिटरली आप हसल कर रहे हैं, आपको सीखना है कैसे एनालिसिस किए जाते हैं, कैसे एसक्यूएल यूज होता है, कैसे
हम लोग इसके अंदर एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, दोनों चीज़ों का यूज़ करके मिक्स एंड मैच करके कैसे हम लोग इसके लिए बिजनेस इनसाइट्स निकाल रहे हैं, कैसे हम चीज़ें जनरेट कर रहे हैं। सो दिस विल बी अ वेरी गुड, अगर आप यहाँ तक आ गए हो कोर्स के अंदर और टिके हुए हो अभी तक, तो गाइज इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं तो कहूँगा कि अब जो है अपनी पीठ थपथपा लो, यहाँ तक पहुँच चुके हो। आई नो बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, बट मैंने बहुत ही आराम से बहुत ही डिटेल में सारे कंसेप्ट बताने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, वीडियो में इतना लंबा बने हुए हो, तो अपनी पीठ थपथपा लो गाइज। यू गाइज आर सीरियस अबाउट योर करियर और लर्निंग पाथ। ओके, या सो 9th वन, नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर हु परचेज आइटम्स फ्रॉम ईच कैटेगरी। आई थिंक ये हम लोग ऊपर कवर कर लिया है, एंड 149 मेरे उसके अंदर आए, तो दिस इज कवर्ड। 10th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्या है कि क्रिएट शिफ्ट्स एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर ईच शिफ्ट। ओके, तो मुझे कुछ शिफ्ट्स बनानी है। अब शिफ्ट्स मैं किस बेसिस पे बनाऊंगा, जब मेरे पास कोई टाइम का होगा। तो क्या मेरे पास कोई टाइम का कॉलम है क्या यार? चलो डेटा में जाके देखते हैं। हाँ, सेल टाइम कॉलम तो आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपका केस व्हेन स्टेटमेंट भी यूज होना सीखते हैं हम लोग। सेलेक्ट करेंगे, केस लगाएंगे, कब, व्हेन, जब मेरे पास आर, आर निकालूंगा किस में से, सेल टाइम में से। आर ऑफ टाइम लेस देन 12 होगा, देन मैं उसको क्या बोलूंगा यार, सुबह हो रही है भाई, तुमने सुबह ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, सुबह सुबह ऑर्डर आ गया, कितनी अच्छी बात है। फिर एक और केस लगाऊंगा, व्हेन आर जब मेरा क्या हो, आर ऑफ सेल टाइम, बिटवीन कीवर्ड का यूज करता हूँ, बिटवीन 12 एंड मान लो 15, यानी कि शाम की 5 बजे तक। सो मैं शाम की 5 बजे तक यार मैं कहूँगा आफ्टरनून हो रही है, तुमने दोपहर में ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। ठीक है, एक और केस बचता है भाई, अब अगर इन दोनों में नहीं हुआ तो इसका मतलब शाम हो रही है, तो एल्स इवनिंग। स्पेलिंग्स इग्नोर करिएगा गाइज, मेरे को स्पेलिंग्स बिल्कुल नहीं आते, आई एम वेरी बैड विद स्पेलिंग्स। ओके, अगर स्पेलिंग कहीं गलत हो तो चुपचाप कमेंट में लिख दीजिएगा, गाली कोई नहीं देगा। इवनिंग। अब इसको मैं एंड करूंगा कैसे, इसका नाम क्या दे, शिफ्ट दे देते हैं, शिफ्ट्स। और उसके वजह से क्या करना है मुझे, देखा अभी भी शिफ्ट टी शिफ्ट वाई कितनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स करता हूँ, आई शुड वर्क ऑन दिस, बट ठीक है चलिए। काउंट स्टार एज, मैं इसको दे दूंगा एज टोट और डर। और लिखने में बड़ा जोर आता है यार, मैं टोटल को पूरा टोटल नहीं लिख रहा, ऑर्डर्स को पता नहीं कैसे ऑर्डर्स पूरा लिख दिया, ठीक है। फ्रॉम हमारी वही सबसे रिलायबल टेबल। अब इसके अंदर ग्रुप बाय किस पे करोगे, ग्रुप बाय करोगे तुम इस केस स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है, ग्रुप बाय शिफ्ट। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, कौन सी शिफ्ट में मेरे सबसे ज़्यादा वो हो रही है, ये यहाँ पे इसलिए दे रहेगा। ओके, ओके, अननोन शिफ्ट हो सिलेक्शन में जल्दी, तो ये है मेरा। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स जो है ब्रो मेरे इवनिंग में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बंदे जो हैं शाम में 5 बजे के बाद ऑर्डर कर रहे हैं, इससे ये निकल के आता है। तो अपनी पीठ थपथपा लो, एनालिसिस पूरा हुआ, तुम लोगों ने जांच पड़ताल करके सारी गुप्त राज पता कर लिए हैं, ठीक है। टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स, भैया टॉप परफॉर्मिंग कस्टमर्स मेरे 1 2 3 4 5 कस्टमर आईडी आई थी। टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट कौन सा है, मेरा क्लोथ्स जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जेंडर में फीमेल सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। एज वाइज सेल्स कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा सेल्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 43 ईयर वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ब्रो। सीजनल ट्रेंड एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी सीजनल ट्रेंड आप निकालिएगा, मैंने ये निकाल लिया है कि ईयर वाइज मंथ वाइज कौन सा मंथ अच्छा था। 2022 का 7वां महीना बहुत अच्छा था, 2023 का 3रा महीना सबसे अच्छा था। तो जब इतनी मेहनत कर ही चुके हो ब्रो, तो अब क्या करना है, बस हम लोग को एक थोड़ी सी मेहनत और करनी है। हमें जाना है गिटहब लिंक पे, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच होगा, वहाँ जाना और देखना कि मैंने ये सारे क्वेश्चंस को कैसे क्यूरेट करके एक ब्यूटीफुल एनालिसिस पब्लिश करता हूँ, कैसे एक प्रॉपर एनालिसिस बनाया है, कैसे वहाँ पे चीज़ें डाली हुई हैं। ओके, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो यार एक लाइक जरूर देके जाना और कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट। आगे फ्यूचर में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आप चाहते हो क्या। और एज अ बोनस आप लोगों के लिए कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस हैं, जो कि अगेन आपको गिटहब रिपोजिटरी में अटैच्ड मिल जाएंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं ये सारी,
ठीक है। अगर इनके आंसर्स भी चाहिए रहेंगे तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करना, मैं पॉसिबली विद इन 48 आवर्स आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अभी मैं इनके लिए आंसर्स अभी के लिए पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज कि आप लोग ये करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे आप टैग कर सकते हो, दैट माई इंस्टा इज @data analytics with माथुर, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप टैग कर सकते हो इसके सोल्यूशन के साथ ही। सो कुछ यूँ था, इस प्रकार था मेरा इस का एनालिसिस, ये जो हमने एंड टू एंड डेटा एनालिसिस करा है रिटेल सेल्स का, दिट इज अ वेरी बिगिनर लेवल एनालिसिस। अभी हम इसमें से, जैसे मैंने आपको बीच बीच में बताया कि और चीज़ें कैसे कर सकते थे, एक्सेल के अंदर जाके जो एसक्यूएल से कुछ क्वेरी निकाली उसको जाके एक्सेल में कैसे और हम लोग फर्दर एनालाइज कर सकते थे, ये चीज़ें थी। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, एंड टिल नेक्स्ट वीडियो गाइज, कीप हसलिंग, कीप लर्निंग, keep transforming data into the actionable insights. Thanks for watching. Bye bye.